नमस्ते स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे दोस्तों। मैं जैसा कि आपको मालूम है कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो लोड करती हूँ, लेकिन कल किसी कारणवश मैं वीडियो लोड नहीं कर पाई क्योंकि हम फूलों का होली मना रहे थे महिलाओं के साथ। तो आज मैं ये हिंदी साहित्य का इतिहास वाचन करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, डेली एक वीडियो लोड करती हूँ। आज का है प्रकरण 3, देश भाषा काव्य। प्रकरण 1 आपका था सामान्य परिचय। प्रकरण 2 था आपका अपभ्रंश काव्य, जो ख़त्म हो गया वाचन करके। आप उसको सर्च करके देख सकते हैं पिछली वीडियो में। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पहले पीडीएफ डालते थे मैं 1-2 पेज का, लेकिन आज मैं पीडीएफ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है खाली इसे बच्चे सुनते हैं, और इससे अगर आपको लिखना होगा तो आप मैं मुख्य जो इसमें पॉइंट है वो मैं दोबारा रिपीट कर दूँगी, आप लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का वाचन। प्रकरण 3। प्रकरण 1 है सामान्य, प्रकरण 2 है अपभ्रंश भाषा, और प्रकरण अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश भाषा में अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 में है। प्रकरण 3 में है देश भाषा काव्य। तो जैसा कि आप जान लें, तीसरे प्रकरण में हम पहुंच चुके हैं। और कितने प्रकरण हैं इसमें? तो इसमें हैं आपके प्रकरण कितने हैं मैं बताती हूँ आपके। इसमें प्रकरण आपके हैं 4। इसमें कितने प्रकरण हैं? आपके प्रकरण हैं 3। आपके प्रकरण हैं 4। देख के बताती हूँ। पहला है सामान्य परिचय, दूसरा है आपका अपभ्रंश काव्य, तीसरा है देश भाषा काव्य जो हम शुरू करने जा रहे हैं, और चौथा आपका है फुटकल रचनाएं। चौथा क्या है? पहला क्या है? ये कभी कभी पूछ लेता है, तो आप आदिकाल में वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 है, और इनके 4 प्रकरण हैं। पहला सामान्य परिचय, किसके? हिंदी साहित्य के इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब के अनुसार सामान्य परिचय। दूसरा प्रकरण अपभ्रंश काव्य, तीसरा देश भाषा काव्य, चौथा फुटकल रचनाएं। तो इस तरह से हम शुरू कर रहे हैं। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुफ्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीशल देवरासो, पृथ्वीरासो, ये पुराने काव्य हैं। आजकल कौन से? बीशल देवरासो और पृथ्वीरासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इसे संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना चाहिए। जैसे कि ये जब लिख रहे थे तो सारे सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, तो इसलिए कह रहे हैं थोड़े सामग्री में ही हमें संतोष करना चाहिए। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है, संतोष मतलब मानना चाहिए, कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। इतना तो मानना चाहिए कि उस समय सिर्फ प्रकृति पढ़े हुए पंडित कविता नहीं करते थे। जन साधारण की बोली भी गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे। जैसे लोग गीत गाते थे शादी ब्याह में और रस्म रिवाज में, पूजा पाठ में, वो भी चले आ रहे थे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। और जो लोग कहते थे गंवारू गा रहे हैं, जैसे लोग देहाती भाषा में गाते हैं और पूजा पाठ में अपना खाना बनाते हुए, शादी ब्याह के समारोह, अलग अलग समारोह में गाते, तो कुछ लोग उन्हें देहाती कहते होंगे उस टाइम। जैसे पंडित जो अपने आप को कहते होंगे, जैसे पंडित ही थे ना पहले, बुद्धिमान लोग कहते थे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंचा जाती रही होगी। राजा भोज, जस, मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी आवश्यक ही रहे होंगे। राजसभाओं में किसने कहा कि भाव भरी, सुंदर भाव भरी? मूसर चंद ने कहा कि और लोग भी होंगे, कि ना कि सिर्फ पंडित ही। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, सिंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे, और वीर रस के पद
छप्पया में। वीर रस के पद किसे कहे जाते थे? छप्पया में। और नीति श्रृंगार राजसभा में किसमें कहे जाते? दोहे में कहे जाते थे। राजा आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। जो उनके दरबार में रहते थे, उनके आश्रित रहते थे, तनख्वाह लेते थे, वो उनकी वीरता का प्रताप अनूठी वाक्यों में करते थे। और अपनी वीररली असभरी कविताओं से वीरों की उत्साहित किया करते थे। वीर भरी जो कविता होती थी उनसे वीरों को उत्साहित करते थे। ऐसे राजा आश्रित कवियों की रचनाओं के संरक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रचित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपनी उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोक्त भट्टाचार्यों की परंपरा में चलने रहने से उनमें बेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रचित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। भारत के इतिहास में यह वह समय था जिसकी मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकार भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत पर पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बलवैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियों उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चरण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिमी की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा रहे थे। लड़ाई किसी आवश्यकता बस नहीं होती थी। कभी कभी वो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों ने भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य अब युद्ध होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हकीम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों व विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तारीखों में नहीं मिलता पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। यानी जो संस्कृत में थे उसमें मिला था उनको यह कि कभी कभी मुसलमान भी चढ़ाई करते थे। शाहभर यानी अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ, राजा दुर्लभ राज द्वितीय जो अजमेर के थे, साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर कौन मारा गया था? मुसलमान के साथ करने में अजमेर शाहभर मारे गए थे। अजमेर बसने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अरोराज आना के समय में मुसलमान की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघ कर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अरोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अरोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। आना के पुत्र बीशल देव विग्रहराज चतुर्थ, किसके पुत्र थे? बीशल देव विग्रहराज के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बीशल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को
निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उससे दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमान को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे एक विशल देव के विक्रमी संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वी पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गौरियों की सेना ने नडौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तक अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीर देव हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान के वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह घूम नहीं रह गई थी। पंडित के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राज के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का आयुक्तपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंधक के रूप में भी। वीरगाथा किसे पाते हैं? मुक्तक और प्रबंधक। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे किसका? वीरगाथात्मक प्रबंध। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम, यूरोप में क्या है? युद्ध और प्रेम, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हरा कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौड़ रूप में प्रधान रस से वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायता के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री के कारण कल्पित कर के रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीरगाथाएं दो रूपों में मिलती है। प्रबंध काव्य के साहित्य रूप में, वीरगाथाएं किस रूप में मिलती? प्रबंध काव्य के साहित्य रूप में, और वीर गीतों बेल्डास के रूप में, वीर गीतों के रूप में, जिसे कहते हैं बेल्डस के रूप में। वीर गीतों और बेल्डस एक है। साहित्य प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विशल देव रासो मिलती है। यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा की परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचना कई सौ वर्ष से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अल्लाह है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीरगाल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी यह तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं। विशल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया, अतः हमारी समझ में
इसी रसायन सबसे होते होते रासो हो गया। पहले क्या आया विशल देव रासो काव्य में, अर्थ में रसायन आया जो बार बार रासो रासो होते होते इसी रसायन का शब्द में क्या हुआ, रासो हो गया। रसायन शब्द से रास क्या बन गया, रासो। पहला खुमान रासो कौन आया, रसायन में रासो हो गया। पहले खुमान रासो आते हैं जो संवत 810 से 1000 के बीच में चित्तौड़ रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कितने राजा हुए, 3 खुमान नाम के। कर्नल टाड ने उनको एक मानकर उनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया। किसने किया, कर्नल टाड ने तीनों को एक माना और उनका विस्तार से वर्णन किया। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज बप्पा, जिसको कहते हैं कालभोज मतलब बप्पा, के पीछे खुमार गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, कालभोज के पीछे खुमार गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफ अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। किसमें, अलमामू में चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी अलमामू ने, जिनका नाम प्रसिद्ध है मेवाड़ के इतिहास में। खुमार की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमार के 24 युद्ध किए और बिसंबत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचयिता खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जाना पड़ता है। पर इस समय खुमान रासो जो प्राप्त है वह अपूर्ण है। वह उसे महाराणा प्रताप सिंह का तक वर्णन है। कालभोज बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बप्पा से लेकर तीसरे, कालभोज को बप्पा ही कहते हैं, वो तीसरे खुमान से परंपरा वंश की इस प्रकार। कालभोज जिसको बप्पा कहते हैं, खुमार मठ भारतपट्ट सिंह खुमार दूसरा, सहायक खुमार तीसरा। पहला कौन है, कालभोज बप्पा खुमार, सत भट्ट सिंह खुमार दूसरा भारतपट्ट सिंह कुमार दूसरा, महायक कुमार तीसरा। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरा खुमार के उत्तराधिकारी पट्टुपट्ट भारतुपट्ट दूसरे के समय के 2 शिलालेख विक्रमी संवत 999 और 1000 में मिला। अतः यो 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमार का समय अनुमान इस प्रकार ठहराया जा रहा। खुमार पहला विक्रमी संवत 810 से 865, खुमान दूसरा भी संवत 870 से 900, खुमान तीसरा विक्रमी संवत 965 से 990। अंबासियों वंश का अलमामू विक्रमी संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिद्ध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूतानों पर मुसलमानों की चढ़ाई होने लगी थी। अतः यदि किसी खुमार से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ मिलता है वह उसे विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथा अनुसार एक अज्ञात नामा भाट के खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिनमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता है कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट था। तो हम यहाँ तक आज वाचन कर लिए हैं। नमस्कार। अब अगला वीडियो अगले दिन लोड करेंगे।